सुप्रीत नहीं आई आज। सुप्रीत पिछली क्लास में नहीं आ पाई ना। सबको असाइनमेंट मिल गई ना। यस सर। तुम्हें रिलेटिव मोशन की नहीं मिले तो तुरंत बाद में ले लेना। सुबह की सोच रहे हैं। सुबह 7 से 10 ज्वाइन करो। देखो कोई आया। कौन आया? अरे हाँ देखो, हम कह रहे थे कुछ हम भूल रहे हैं। बेटा इसको आराम से चार्जिंग पे लगाओ। सुबह 7 to 10 रखते हैं। सुबह 7 से 10, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। उधर वाली है, उधर वाली लग गई। शाम को नहीं, संडे 12 बजे के बाद मैं क्लास नहीं लेता। संडे 12 बजे के बाद का टाइम फैमिली टाइम। ना ना, अरे कोर्स देख रहे हो स्कूल वाले कितनी तेज भाग रहे हैं। संडे को 3 घंटे पढ़ाएंगे 2 क्लास के बराबर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट करना है भाई 2 वीक में। चलिए, तो हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ये लेक्चर है 3। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्या? इसका कंप्रेशर भी खराब हो गया, कंप्रेशर बंद हो जाता है बीच बीच में। स्टेबलाइजर इसका क्या है पता नहीं। ये सब तो मैं ये सब ध्यान नहीं रखता हूँ ना। ये सब ये लोग तिवारी वारी जी सब करवाते रहते हैं। आज ट्रेलर देंगे सब, कल तक ठीक हो जाएगा। आइए देखिए, तो लेक्चर नंबर 3 में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सिंगल बॉडी प्रॉब्लम तक हमने समझा था। एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। चलो, एक बॉडी है m मास की, एक फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। हेलो, अरे ये यहाँ की एसी बार बार बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, पता नहीं क्या है। कल से गड़बड़ कर रही है। इसको बताना, उनको चेक कराएं, प्रवीण सर को बता देना ध्यान से क्लास के बाद। कल ही चेक करा दो इसको। हाँ बच्चों बताओ क्या आएगा। एक्सेलरेशन बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन।
एक्सेलरेशन हो गया f cos थीटा अपॉन l और नॉर्मल रिएक्शन हो गया f sin थीटा प्लस l। तो क्या करेंगे बच्चों, इस फोर्स के दो कंपोनेंट करेंगे, ये वाला आएगा f cos थीटा, ये वाला आएगा f, है ना, एक कंपोनेंट f cos थीटा, एक f sin थीटा। वेट डाउनवर्ड लगेगा बेटा और नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स डाउनवर्ड पुश कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है f sin थीटा प्लस m, तो नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर हम a मान लें तो f cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कोई दूसरा फोर्स तो लग नहीं रहा है, इज इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे तो a क्या आ जाएगा, f cos थीटा डिवाइड बाई m, यही तो आएगा ना। इस तरह से हम लोग बेटा डील करेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। कार्तिकेय वो दरवाजा, उनको बोल दो कि वो दरवाजा खोल दें, ये भी थोड़ा खोल दें, थोड़ा वेंटिलेशन होने लगे। अब हम सिंगल बॉडी अगर फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हो, मोशन ऑफ अ बॉडी on a fixed inclined smooth plane, दरवाजे खोल दो दोनों। और उनको प्रवीण सर को बताया नहीं तुमने कि एसी गड़बड़ कर रही है? किसे बता? प्रवीण सर को बताते तो ठीक कराते। इसका स्टेपलाइजर कहाँ लगा हुआ है? बैलेंस नहीं है, हम बता नहीं पाए। इसका स्टेपलाइजर कहाँ लगा हुआ है? स्टेपलाइजर कहाँ लगा हुआ है? वही जाना है। चलो खोलो इसको थोड़ा, उसको खोलो। मैं चालू कर देती हूँ, जल्दी कर दे, चेक कर दो, बंद कर दीजिए। नहीं, हमने अभी स्टार्ट किया था, बंद हो रही है, स्टार्ट हो रही, बंद हो रही, दिक्कत कर रही है। आइए, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन। अगर फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है तो उस पे मोशन कैसा होगा? जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये एंगल थीटा है हमारे पास। स्क्रीन में चेंज तो नहीं आ रहा? कोई दिख रही है? दिख रहा है बच्चों? यस सर, दिख रहा है। यस ठीक। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड प्लेन है और फ्रिक्शनलेस प्लेन है। इस पे एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का मास m किलोग्राम है और हमें इसके मोशन को स्टडी करना है कि इसका मोशन कैसा होगा, क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। सबसे पहले हम किसी भी मोशन को समझने के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस ब्लॉक का अगर बच्चों हम देखें तो एक mg लगेगा डाउनवर्ड, वेट लगेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। याद है कि भूल गए? इस तरह से लगेगा नॉर्मल। दो ही फोर्स तो लगेंगे बेटा। तो अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे कंपोनेंट करूं इन दोनों फोर्सेस के, यहां पर देखो, अगर इन दो फोर्सेस के अलावा बेटा कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पे। तो एक बात बताओ कि ये ब्लॉक को अगर हम छोड़ेंगे और ये स्मूथ सरफेस है तो ब्लॉक किधर आएगा? ये तो सबको पता है, स्लिप करते हुए नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस पे फोर्सेस बनाएं, थोड़ा सा देखो ध्यान से,
ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये अंदर वाला थीटा होगा। अरे नहीं होगा, या ऐसे देख लो, ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 है। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये 90 है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट में कर रहा हूं। एक कर रहा हूं मैं mg cos थीटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक कर रहा हूं मैं mg sin थीटा। मतलब मैंने mg के दो कंपोनेंट कर दिए। इस डायरेक्शन में ही क्यों किए बेटा? अभी अभी आपने कहा कि इसका जो मोशन होगा वो प्लेन के अलोंग होगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मोशन करती है, हमें अपने सभी फोर्सेस को उसी प्लेन के अलावा, उसी डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट करना चाहिए, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे उसी डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, अफेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो इसलिए हम जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम जितने भी फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं उन सभी को दो डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लेंगे, एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। जो फोर्स ऑलरेडी प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है उसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। जो फोर्स किसी थर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अब आप ये मत सोचिएगा कि mg अभी भी लग रहा है। mg को हटा के हमने ये दो फोर्स बनाए। कंपोनेंट करने का मतलब क्या है कि आपने एक फोर्स को हटाकर उसकी जगह दो लगा दिए। रिजल्टेंट अप्लाई करने का मतलब क्या है? दो हटाकर एक लगा दिया, है ना। अब आप ऐसे देखो कि अब आप यहां से समझ सकते हो, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है। प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस होंगे, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊं, तो अगर मैं प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई भी करता हूं F इज इक्वल टू m, तो a 0 होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, और फोर्स होगा n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। हम डायरेक्टली जानते थे कि n की वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल आएगी, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस इक्वल होंगे, बैलेंस होंगे। यहां तक मामला ओके? इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, और इस mg sin थीटा की वजह से ही ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा कि नहीं? तो अलोंग द प्लेन अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, अलोंग द प्लेन, फिर से न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू है mg sin थीटा इक्वल टू ma, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? g sin थीटा। आप देख सकते हो ये एक्सेलरेशन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई भी बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर फ्रीली छोड़ दी जाए तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g sin थीटा के एक्सेलरेशन से आती है, जो कि मास पे इंडिपेंडेंट होता है। यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप फिसल रहे हो या विष्णु फिसल रहे हो या वरुण फिसल रहे हो, सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। अब कभी कभी इसमें काइनेमेटिक्स भी ऐड कर दी जाती है। इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दे दी जाती है L इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये पूछ लिया जाता है कि कितनी देर में बॉडी यहां से यहां पहुंच जाएगी। अगर बॉडी को यहां से रेस्ट से रिलीज किया जाए तो u 0 हो जाएगा, और हाफ a की वैल्यू क्या रख देंगे? g sin थीटा, और टाइम t, यहां से टाइम आ जाएगा कि ब्लॉक को थोड़ा काइनेमेटिक्स लगा दें अगर, कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे बेस पे पहुंच जाएगी, बॉटम पे पहुंच जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो जो नीचे आने का टाइम है वो भी बॉडी के मास पे डिपेंड। इसका मतलब एक 2 kg की बॉडी और एक 4 kg की बॉडी को साथ साथ अगर यहाँ से छोड़ा जाए रेस्ट से, तो एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगी, कोई ना आगे पहुंचेगा ना कोई पहले पहुंचेगा। हाँ, ये जरूर है कि नॉर्मल रिएक्शन मास पे डिपेंड कर रहा है, तो जो भारी बॉडी होगी वो इंक्लाइंड प्लेन को ज्यादा पुश करेगी, और जो हल्की बॉडी होगी वो इंक्लाइंड प्लेन को कम पुश करेगी। इतनी बात बताओ, कोई किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन g sin थीटा तभी तक होगा जब बॉडी को फ्रीली हमने छोड़ दिया प्लेन पे। अगर हम कोई भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन में चेंज आ सकता है। तो रटना नहीं है, समझना है। तो ये बात समझ लो यहाँ पर अच्छे से कि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्लाइंड प्लेन वाले, उनमें हम फोर्सेस के 2 डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट करेंगे किस डायरेक्शन में? प्लेन के अलोंग, और एक प्लेन के
बेवकूफ, उसको खोला नहीं वेंटिलेटर कार्तिके, उनको बोल दो जा, वो तो खोला नहीं, फायदा क्या है इसको खोलने में। अरे इसको नहीं खोलोगे तो कुछ लगा देते। हाँ बेटा, नोट कर लिया। अब हम इंक्लाइंड प्लेन पे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आप रट नहीं सकते है ना। आपको प्रॉपरली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको ये सोचना है कि बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, फिर उसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, अगर एक बॉडी को फ्रीली छोड़ देंगे तो मोशन किस तरह से होगा वो हमने समझ लिया। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस बॉडी का मास 4m है। 4m बॉडी का मास है और एक फोर्स लग रहा है बॉडी पे ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू है mg। अब हमने कहा फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बताना है और बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है, दो चीजें बतानी है। अब देखिए, कुछ बच्चे रटे रहते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे है तो जी साइन थीटा ही होगा, लेकिन आपको तो समझ रहे हो ना यार, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, कुछ तो चेंज आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, तो इसलिए समझ के करना है। सबसे पहले आप इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो mg के आप दो कंपोनेंट कर लीजिएगा हमेशा। तो चूंकि मास 4m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4mg साइन थीटा आता है कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में 4mg cos थीटा आता है। प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगेगा और इस डायरेक्शन में एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 2mg। देखो जरा डायग्राम समझ आ रहा है। वेट के दो वेट क्या होगा, 4mg वेट होगा। वेट के दो कंपोनेंट कर लिए, एक प्लेन के अलोंग क्या होगा 4mg साइन 30, प्लेन के परपेंडिकुलर 4mg cos थीटा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नॉर्मल लगेगा, ये लगेगा। तो देखो प्लेन के परपेंडिकुलर तो अभी भी कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी 4mg cos थीटा होगी, ये तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखो डाउनवर्ड मोशन होगा या अपवर्ड, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है mg, ये mg था बेटा, और नीचे की तरफ लग रहा है 4mg साइन 30 जिसकी वैल्यू आएगी 2mg। आएगी या नहीं? कौन सा फोर्स बड़ा है? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड होगा आदित्य, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड। अब हम यहां पर न्यूटन्स लॉ लिखेंगे प्लेन के अलोंग द प्लेन। प्लीज ध्यान से देखिएगा जरा कैसे लिख रहे हैं। F इज इक्वल टू ma अप्लाई करना है, ठीक है। फोर्स की जगह पर वो फोर्स, देखो दो फोर्स लिखेंगे, एक ये और एक ये। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और मैंने क्या बताया था न्यूटन्स लॉ लिखते वक्त, क्या ध्यान रखना है? फोर्स की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव लिखेंगे। तो F की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4mg साइन 30 माइनस mg, यही तो लिखेंगे। अब देखिए ये जो मास है ना, ये सिस्टम का मास है बेटा। आपका जो बॉडी है उसका m की वैल्यू क्या है, उसकी 4m दिया है ना, देखो यहाँ पे। तो ma मत लिख देना, ये जल्दबाजी में धोखा हो जाता है। जो m मास दिया है उतना पुट करिएगा। देखो ये वाली इक्वेशन समझ आ रही कि नहीं न्यूटन सेकंड लॉ की? किसको पॉजिटिव लेना था, किसको नेगेटिव लेना है, इक्वल टू। यहां से a की वैल्यू आ रही है डाउनवर्ड g/4।
अब अगर मान लो तुमसे कहे कि यहाँ से हमने छोड़ा था, बताओ यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, रेस्ट से छोड़ा था, तो बस अब एक्सेलरेशन आ गया है, आगे क्या लगाना होगा, काइनेमेटिक्स लगाना होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होगा। समझ आ रही बात? तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और अगला सवाल फटाफट आंसर बताइए। चलिए, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक्सेलरेशन और नॉर्मल बताना। सर साइन कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी? साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5। हेलो, हाँ तो बताओ, ऐसे नहीं डायग्राम बनाओगे, ओरिएंटेशन क्यों चेंज कर दिया बॉडी का? जब भी डायग्राम बनाओ सरफेस इंक्लाइन बनाओ, उस पर बॉडी रखो तब बनाओ। जैसे देखो हम बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, इससे गड़बड़ी नहीं होगी कभी, याद रखना। काटो उसको। BMD normal, that acceleration dv by phi. आ गया बेटा? देखो जरा क्या आएगा।
सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम बना ले अलग से बना लेता हूँ, देखो मैंने ये सरफेस बना ली, ये ब्लॉक बना लिया। सबसे पहले वेट के दो कंपोनेंट बना लेता हूँ। इधर की तरफ लगेगा mg sin 37, ये लगेगा mg। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 2mg और ऐसे नॉर्मल लगेगा, लगेगा ना। एक फोर्स और लग रहा है ये mg। देखो कोई छूटना नहीं चाहिए फोर्स, सारे फोर्स क्लियर हैं। ये हमने जो दो फोर्स बनाई ये mg के दो कंपोनेंट बनाए हैं, ठीक है। अब हम देखें इस डायरेक्शन में, देखो ये यहाँ से कोई पुश करेगा तो यहाँ से नॉर्मल बढ़ेगा, ब्लॉक ऐसे चला तो जाएगा नहीं, प्लेन पे रखा है ना, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर अभी भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर अभी भी फोर्स बैलेंस्ड होंगे। तो इधर की तरफ कौन लग रहा है, नॉर्मल। इधर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, 2mg भी लग रहा है प्लस mg cos 37। तो ये जो भी सिंप्लीफाई करोगे नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी। समझ आ रही बात? 14/5 mg ये नॉर्मल की वैल्यू हो गई। प्लेन के अलोंग अब हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कौन फोर्स बड़े हैं। ऊपर की तरफ mg लग रहा है, नीचे की तरफ 3mg/5। बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। तो ये बॉडी को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये जरूर बनाइए ये एरो, इससे हम न्यूटन्स लॉ लिखते वक्त हमें याद रहेगा किसे पॉजिटिव लिखना किसे नेगेटिव। अब हम लिखेंगे F = ma, प्लेन के अलोंग। तो F की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए mg माइनस mg, बताइए ये फोर्स हो जाएगा F = मास तो m ही है, तो m को m रहने देंगे, ma। बताएं भाई। अब बताइए मैं फोर्स इधर अभी थीटा पे लगा दूंगा, किसी एंगल पे लगा दूंगा, कुछ रटने लायक दिख रहा है कुछ इसमें, समझना है इसमें। पता नहीं कितना फोर्स लगा दे, किस डायरेक्शन में लगा दे, हाँ जो भी है। 2 a कितना आ रहा है, 2g/5 आ रहा है। अब तुम्हें पता है बस एक्सेलरेशन आने के बाद काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकता है कि बताओ यहाँ ब्लॉक छोड़ी थी, या ब्लॉक की स्पीड 2 सेकंड बाद कितनी बढ़ जाएगी। तो v = u + at, a पता है तो कितनी बार चेंज कितना हो जाएगा 2 सेकंड बाद, a × t करना है, 2a हो जाएगा। मतलब ये समझ लो कि अब इसमें काइनेमेटिक्स को मिक्स करके नया सवाल बनाया जा सकता है। अच्छा, हम लोगों ने एक न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं किया था। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम दिया जाए, देख लो फटाफट। मान लो मोमेंटम दिया है a sin ωt I कैप cos ωt j कैप, ये बाहर है। तो अगर हमसे कहा जाए फाइंड आउट फोर्स वेक्टर, नंबर 1 फोर्स वेक्टर और फाइंड आउट एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। तो अगर हमको मोमेंटम पता हो तो फोर्स कैसे निकालते थे, F = क्या होता है, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। सीधे डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब आप देखो साइन ωt का डिफरेंशिएशन cos ωt रहेगा और ओमेगा बाहर आएगा I कैप। बताओ भाई, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ωt j कैप और ओमेगा भी आएगा, अंदर वाले का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल। अब आप देखो ये a ओमेगा आ जाएगा बाहर कॉमन, cos ωt I कैप माइनस साइन ωt, ठीक है। ये हमारा फोर्स वेक्टर आ गया जो पूछा गया है। अगला सवाल, अगर इसमें मुझे अचानक से याद आएगा कि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं। यार ये बताओ कि एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज किया करते थे। cos थीटा की वैल्यू a.b/a × b। तो पहले हम एंगल निकालने के लिए f और v का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। तो f और v का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ये बाहर कांस्टेंट टर्म से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a² ओमेगा। अंदर देखो i के कोफिशिएंट का i कोफिशिएंट sin ωt × cos ωt। फिर देखो क्या आएगा, j वाले j से कर दो मल्टी, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। याद है ना फॉर्मूला, फोर्स और वेलोसिटी के बीच f और p का, f और p के बीच का एंगल तो निकालना है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। देखो कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 0। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, आगे जरूरत ही नहीं कुछ करने की। इसका मतलब फोर्स जो है वो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। यही एंगल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का होगा, बिकॉज मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो मास तो स्केलर है, इसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी। समझ आए सवाल? तो कभी अगर हमें मोमेंटम का फंक्शन टाइम के टर्म में दिया है तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी भूल मत जाना, बेसिक डेफिनेशन। डीपी बाई डी टी से ही हमें निकला है। तुम लोग भी पंखे के नीचे बैठो आराम से। अरे आकाश, तुम यहाँ कैसे बैठे, चला लो ना। तुम लोग तो ऐसे जैसे ससुराल ना आए हो, चुपचाप बैठे कुछ बोल नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं मिठाई कब आएगी। हैं? हाँ, कि कोई आएगा तुम्हारे लिए मिठाई लाएगा। चलिए, अरे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट ही करते थे ना। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे हमने सिंगल बॉडी को डील किया कि सिंगल बॉडी अगर हमारी इंक्लाइंड प्लेन पे है तो हम कैसे करेंगे। अब हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, सिस्टम बाउंड्री मेथड बोलते हैं इसको। मल्टी बॉडी प्रॉब्लम्स। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें इकट्ठे हमको 4-5 बॉडी दी जाती हैं। सुनो, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट दो कौड़ी का है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमें हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें एक साथ कई बॉडी कांटेक्ट में रखी हो या स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो या जुड़ी हो रॉड से, मल्टीपल बॉडी है, 4, 5, 10 बॉडी का एक सिस्टम है और सभी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, तो हम कभी कभी अपने सिस्टम को इस तरह से ले लेते हैं कि हमारा काम आसानी से चल जाए। जैसे देखो, मल्टीपल बॉडी को मिलाकर के एक सिस्टम मान लेते हैं सिंगल बॉडी की तरह। जैसे बहुत सिंपल बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। जैसे मान लो हमारे पास 3 बॉडी का एक सिस्टम रखा है, एक 2 kg की बॉडी है, एक 3 kg की बॉडी है, एक 5 kg की बॉडी का, और इधर से एक फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का और इधर से एक फोर्स लगा दिया हमने 20 न्यूटन का। 2 फोर्स लगाए, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, फाइंड आउट एक्सेलरेशन।
और हमसे पूछा जा रहा है नॉर्मल रिएक्शंस बताइए एट ईच सरफेस। सभी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए, सभी सरफेस मतलब सभी सरफेस। अब यहां पर बच्चों 3 बॉडी है, 3 की जगह यहां पर 100 बॉडी भी हो सकती थी। अब अगर इसे बिल्कुल बेसिक से करें तो कैसे करेंगे, ध्यान समझ लेना पूरी बात, अच्छे समझो जरा, थोड़ी देर के लिए एकदम कलम रोक दो और अच्छे से 5 मिनट के लिए समझ लो मेरी बात। अगर हम एक एक बॉडी का अलग अलग एफबीडी बनाएं तो 2 kg वाली का एफबीडी बनवा के देख चुके हैं, आप मत समझना। ये वाली बॉडी 2 kg वाली बॉडी पे एक फोर्स हमने लगाया है 50 न्यूटन लग रहा होगा, एक इसका mg लग रहा होगा 2g, एक ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा r1। ये वाली बॉडी 3 kg वाली को राइट डायरेक्शन में पुश करेगी लाइक दिस, तो 3 वाली 2 पे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन बनाएगी n1। क्या यही फोर्स लग रहे हो? अच्छा ये बात बताओ, ये 50 बड़ा है 20 छोटा है, तो बॉडी किधर जाएंगी? क्या तीनों साथ साथ जाएंगी? क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? तो इसका एक्सेलरेशन भी वही होगा जो सिस्टम का हो। पता होगा कि नहीं? अब इस बॉडी को अगर देख के हम बोले कि r1 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2g r1 इक्वल टू 2g। क्यों 2g होगा? क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स बैलेंस्ड है, ठीक है। x डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो राइट डायरेक्शन में अगर हम न्यूटन्स लॉ लिख लें तो F इज इक्वल टू ma। a राइट है तो कौन से 50 माइनस n लिखें, 50 माइनस n1 या n1 माइनस 50? किसको पॉजिटिव लिखते थे? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखेंगे 50 माइनस n1 इज इक्वल टू ma। ma क्या है? 2a। ये काम की इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन मैंने डब्बे में बंद कर ली। इसके लिए 2 इक्वेशन बना ली, एक x और एक y। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अभी जितना पढ़ाया गया हमें उतना ही आता है, हमें एक बॉडी को डील करना आता है, हमें एफबीडी बनाना आता है और न्यूटन्स लॉ लगाना आता है। तो हम एक एक बॉडी का एफबीडी बनाते जा रहे हैं और न्यूटन्स लॉ लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले दिखा देते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो कितना लंबा जाएगा। बेटा 3g वेट लगेगा, ग्राउंड से क्या लगेगा? नॉर्मल। अब देखो इस वाली बॉडी ने 2 kg वाली ने 3 वाली को राइट डायरेक्शन में पुश किया था, तो n1 का रिएक्शन ही तो होगा यहाँ पर, बताओ बेटा, ऐसे लगेगा। और 3 और 5 के बीच में एक नॉर्मल होगा, 3 वाला 5 पे राइट में पुश करेगा, 5 वाला 3 को लेफ्ट में, और एक्सेलरेशन सेम होगा इसका भी। r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और राइट डायरेक्शन में अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो न्यूटन्स लॉ क्या लिखेंगे? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 3a। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे काम की, और r2 की वैल्यू लिख ली हमने 3g। इसी तरह से 5 kg वाले को देखेंगे तो 5 kg वाले को जब हम देखेंगे तो 5g डाउनवर्ड वेट लगेगा, ग्राउंड से बेटा एक नॉर्मल लगेगा, और इस n2 का एक रिएक्शन इस पे ऐसे लगेगा, 3 वाले 5 को ऐसे पुश करेगा, और ये 20 न्यूटन भी इस पे लग रहा है, ये भूलना नहीं है बेटा। अच्छा ये जो 50 वाला है वो केवल इस पे लग रहा है, बताया था ना पिछली क्लास में, और ये 20 वाला केवल इस पे लग रहा है, इन दोनों पे ना लगा देना, ठीक है। और राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो r3 इक्वल टू 5g हो जाएगा, और राइट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो n2 माइनस 20, तो n2 माइनस 20 इज इक्वल टू 5a। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n2 से n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 माइनस 20 30 इक्वल टू 10a। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे बेटा तो 30 इज इक्वल टू 10 है, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। a आ जाएगा तो a यहाँ रख दोगे, n1 आ जाएगा, a यहाँ रख दोगे, n2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन हमने ये देखा कि 3 बॉडी हैं तो हमें 3 एफबीडी बनाने पड़ रहे हैं, और तीनों के लिए न्यूटन्स लॉ लिखने पड़ेंगे। चलो ये नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, ये तो लिखने पड़ेंगे। 10 बॉडी होंगी तो 10 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। तो ये काफी लंबा जा रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे, थोड़ा सा हम सिस्टम चेंज करेंगे। अब देखो क्यों करें, कॉन्सेप्ट समझो। जब भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें मल्टीपल बॉडी हो और सभी का एक्सेलरेशन सेम हो, तो हम मल्टीपल बॉडी को अपना सिस्टम मान सकते हैं। फायदा क्या होता है, जैसे मैं मान लूं a प्लस बी प्लस सी, तीनों को सिस्टम मान लूं, तो जब मैं तीनों को सिस्टम मान लूंगा, सोचो तुम बीच में तुम्हें दीवारें नजर ही नहीं आ रही, तो तुम्हें क्या ये एक बॉडी नजर नहीं आएगी 10 किलोग्राम की? इधर से एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, इधर से एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का,
और एक्सेलरेशन हमें चाहिए, हमें y से मतलब नहीं, y में रिजल्टेंट नॉर्मल ऐसे लगेगा, रिजल्टेंट वेट लगेगा, उससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, पूरे को सिस्टम मान लूं, तो ये वाला जो नॉर्मल N1 था ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और ये वाला नॉर्मल भी कैसा हो जाएगा? गधे कहीं के इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल फोर्स याद है? इसका मतलब है N1 और N2 इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, जिनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है, और केवल यही दो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रह जाएंगे। तो तब हम जब न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए, डायरेक्ट सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ लगा देंगे तो सीधे 50 - 20 एक्सटर्नल फोर्स होंगे सिस्टम का, और ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। तो बताओ जरा मुझे कि अगर हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना ही था, तो ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि ये तरीका? टाइम भी कम लग रहा है, और ऐसा भी नहीं कि तुक्का मार रहे हैं, कोई ट्रिक थोड़े ना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हमने अपना सिस्टम इस तरीके से सिलेक्ट किया है, इतनी स्मार्टनेस के साथ सिलेक्ट किया है कि जिनकी जरूरत नहीं है उन फोर्सेस को हमने इंटरनल बना लिया। तो जो फोर्स इंटरनल है वो कैंसिल आउट होता है, उनका रिजल्टेंट 0 होता है, वो न्यूटन की इक्वेशन में कभी झलकता ही नहीं, केवल एक्सटर्नल फोर्स झलकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि सर ये N1 बताइए कितना है, 2 kg और 3 kg के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना है, अब क्या करेंगे? तो पहले हम पूरा सिस्टम मानेंगे और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे स्मार्टनेस के साथ। फिर क्या करेंगे, N1 कैसे निकलेगा? तो जब एक्सेलरेशन आ गया हमारा, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन तीनों का क्या है, आइडेंटिकल है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, N1 अगर निकालना है तो N1 को एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। अगर N1 एक्सटर्नल नहीं होगा तो निकलेगा कैसे? तो इस तरह से सिस्टम कंसीडर करेंगे कि N1 एक्सटर्नल फोर्स बन जाए। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ N1 पूछा गया है, तो हम चाहते हैं N2 बिल्कुल नजर ना आए मुझे। अगर अलग अलग करके सिस्टम मानोगे तब तो समझ में आ रहा है, इसमें मान लो ये ले लोगे तो N2 आ जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इस अकेलों को सिस्टम मान लो इस तरह से, या इन दोनों को मिला के सिस्टम मान लो। अरे बताओ बेटा, जहां नॉर्मल निकालना है वहां से ब्रेक करेंगे। या तो राइट वाला पूरा मान लेंगे या लेफ्ट वाला। राइट वाला पूरा क्यों? क्योंकि यहां पर नॉर्मल कौन सा लग रहा है, N2। अगर हमने यहां अलग कर दिया तो N2 दिखाई पड़ने लगेगा ना, और फिर N2 वो जब मजबूरी में निकालना पड़ जाएगा, इक्वेशन बढ़ जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमें जो चीज निकालनी है वो एक लाइन में निकले। तो N1 निकालने के लिए हम यहां से ब्रेक करेंगे, या तो इतना सिस्टम ले लें, ये देखो, और ये न्यूटन्स लॉ लिख दें, या यहां से ब्रेक करके इन दो को भी सिस्टम मान सकते हैं। तो फॉर N1 हमने राइट वाले दो यहां से ब्रेक कर दिया, तो हमने राइट वाले दो बनाए, ये 3 kg का, ये 5 kg का, यहां N1 लग रहा है, यहां 20 लग रहा है, और एक्सेलरेशन 3 हम निकाल चुके हैं। इतने को सिस्टम मान लिया। बताओ कोई परेशानी? R2 R3 पूछेगा तो वेट दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ N1 में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वर्टिकल फोर्स नहीं बना रहे हैं बेटा, सिर्फ वही फोर्स बना रहे हैं जो हमारे काम के हैं। अब बताओ, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? N1 - 20 इज इक्वल टू 8A, और N1 आ जाएगा 20 + 24 44 न्यूटन आ जाएगा। बताओ, देख रहे हो? हमने ऐसा सिस्टम लिया, स्मार्टनेस ऐसी दिखाई कि N1 निकालना था तो N1 को एक्सटर्नल बना लिया, और N2 ना आ जाए कहीं इमेज में, इसलिए इसको बॉडी के साथ कनेक्ट करें, N2 को इंटरनल रखा। और अगर कहेगा N2 बताओ तो यहां से ब्रेक कर देंगे, यहां से ब्रेक कर देंगे, या तो राइट वाला पूरा ले लेंगे या लेफ्ट वाले दोनों ले लेंगे। मान लीजिए N1 नहीं पूछा है, N2 अकेले पूछा है, तो यहां से ब्रेक करेंगे, या तो राइट वाला एक ले लेंगे या लेफ्ट वाले दो ले लेंगे, ताकि N1 इंटरनल हो जाए। अरे समझ में आ रहा? रट्टा ना मारने लगना, ये समझना सिस्टम कैसे कंसीडर किया जाए किसी पर्टिकुलर नॉर्मल को निकालने के लिए। अभी आप कहोगे सर ये तो 3 बॉडी का है। अब मान लीजिए मैं एक सवाल देखिए, फिर आप कॉपी कलम चलाइएगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल होता, मान लीजिए यहां से 2F फोर्स लग रहा है, यहां से F फोर्स लग रहा है, ये M है, ये 2M है, ये 2M है, ये M है, ये M है, ये M है, ये 3M है, ये 4M है, ये M है।
कई सारे बॉडी ब्लॉक कांटेक्ट में रखे, डिफरेंट डिफरेंट मास के। अब हमसे कहा गया बताओ बेटा यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इन दोनों के बीच में, ए बी सी डी ई। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन डी एंड ई बताना है आपको, कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखें। तो पहले आपने मन ही मन में पूरा सिस्टम माना। आपने कहा सर इधर से 2f है, इधर से f है, एक्सेलरेशन राइट में होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आपने न्यूटन्स लॉ लिख दिया, 2f माइनस f इज इक्वल टू, जोड़ लो पूरा, जोड़ लिया ना? तो 16 ma और a की वैल्यू आ गई f बाई 16m। अब आपको पता है हर ब्लॉक इतने ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक लाइन में एक्सेलरेशन आया, कितना सिस्टम लिया था? पूरा सिस्टम ले लिया। अरे समझ लो थोड़ा थोड़ा। अब हमने कहा जहां से एक लाइन में चाहिए मेरे को ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल एक लाइन में चाहिए, तो जहां नॉर्मल पूछा वहीं से उड़ा देंगे सिस्टम को। या लेफ्ट वाला पूरा ले लेंगे या फिर राइट, बताओ कौन सा लें? लेफ्ट वाला पूरा ले लेंगे। तो लेफ्ट में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। तो इधर से नॉर्मल ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं? क्योंकि ये वाला इसको ऐसे धक्का दे रहा होगा, ये इसको ऐसे दे रहा होगा, और इधर से क्या लगेगा? 2f। क्या लिखोगे? इतना सिस्टम ले लो बेटा, क्या लिखोगे न्यूटन्स लॉ? 2f माइनस n इज इक्वल टू 6ma। आ गया n, एक लाइन में n आ गया। तो यहां से लिख लेंगे 2f माइनस n इज इक्वल टू, ए निकाल चुके हो, ए पुट कर दो, नॉर्मल आ जाएगा। जो भी नॉर्मल निकालना है एक लाइन में निकालेंगे, वहीं से उड़ा देंगे सिस्टम को। समझ में आ रहा है? एक एक बॉडी को अलग अलग नहीं करेंगे। इसी मेथड को सिस्टम बाउंड्री मेथड करते हैं, क्योंकि यहां हम अपने सिस्टम की बाउंड्री सिलेक्ट कर रहे हैं जैसी हमारी जरूरत है उस हिसाब से। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो मल्टीपल बॉडी है उनके एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, वो इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनके एक्सेलरेशन सेम। बताओ भैया, रटने वाला है कुछ? समझना है? लिखो लिखो लिखो, सवाल देते हैं प्रैक्टिस के लिए। आदित्य क्या पूछ रहे हो? बोलो। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 50 बॉडीज का, 50 बॉडीज को टोटल मास दे दी और उसको 49 बॉडी पे जो जो भी हैंड लग रहा है वो निकालना, तो उसका मास देना उसको जरूरी है। या तो कह दे इक्वल मास है। हाँ, तो भैया इस मेथड को क्या बोलते हैं? हाँ।
इसलिए पहले मैंने बेसिक से करके दिखाया कि लेंदी पड़ेगा, बाद में उस मेथड से अब मैं एक्सप्लेन किया। चलो जरा एक क्वेश्चन करो फटाफट। एक्सेलरेशन बताना है और 20 और 30 के बीच का नॉर्मल बताना। आज गुरु डिहाइड्रेशन हो जाएगा मुझे। फोर बाय 3 मीटर पर सेकंड सर और 60। अबे 4/3 कैसे आ गया? ये सर 4/3 अरे भाई पहले क्या करोगे, पूरा सिस्टम लोगे? तो पूरा सिस्टम लोगे, सारे नॉर्मल इंटरनल होंगे और वेट और जो ग्राउंड वाले नॉर्मल होंगे वो वर्टिकल होंगे। अरे बताओ भाई। R1 इक्वल टू 10G, R2 इक्वल टू 20G, R3 इक्वल टू 30G, R4 इक्वल टू 40G। वो तो क्लियर है ना? मैं अभी वर्टिकल फोर्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? पूरे सिस्टम का मास है 100 kg, फोर्स इकलौता 200 है। तो F इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू ए 200। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2 मीटर पर। क्या आयुष, क्या गलत है? 5 बॉडी लिए 60 kg। अच्छा, अब जहां नॉर्मल निकालना वहां से क्या करेंगे? उड़ा देंगे। या तो राइट वाला बचा हुआ या लेफ्ट वाला पूरा बचा हुआ। किधर ले? मेरे को राइट ज्यादा, मैं तो राइट वाला लूंगा। आंसर सेम ही आएगा। तो 30 40 ऐसे नॉर्मल लगेगा, यहाँ नॉर्मल इंटरनल होगा, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, उनसे कोई लेना देना नहीं। एक्सेलेरेशन कितना है? 2। पूरा सिस्टम मानेंगे, क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू ma 140 न्यूटन। बताओ भाई, कोई परेशानी? अब क्या मुझे ये सवाल रिपीट करने की जरूरत है? चाहे जितनी बॉडी हो कर लोगे, इधर से उधर से किधर से भी फोर्स लगा कर लोगे ना। ये देखना, जहां नॉर्मल पूछा वहीं से सिस्टम लेना, ठीक? इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बनता है, स्टैक ऑफ ब्लॉक्स। पहला सवाल प्रस्तुत है, एक रिपोर्ट देखो। ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, M मास का, सिर्फ रखा है।
तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? आर की वैल्यू क्या होती है? आर ये है, एम जी ये है, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू क्या है? 0, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एम। पता है ना सबको? अब अगर कहानी में बदलाव हो जाए, मान लो एक ब्लॉक ऐसे रखा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये m है, ये 2m है, ये 3m है। इसमें भी बच्चों अगर हम अलग अलग बॉडी का एफबीडी बनवा चुका हूं पिछली क्लास में, अगर अलग अलग बॉडी का बनाओगे ना तो यहाँ का नॉर्मल निकालने के लिए 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जो करना नहीं है वो मैं क्यों सिखाऊं? यहां पर भी हमसे नॉर्मल जो पूछा जा रहा है, मान लीजिए हमसे पूछा गया कि ग्राउंड के और 3m वाली ब्लॉक के बीच का नॉर्मल बताओ, तो क्या ये ऐसे ही लग रहा होगा? क्या बता सकते हो नीचे वाला नॉर्मल किस पे लग रहा है? ऑन द ग्राउंड की ऑन द बॉडी? बाय द ऑन द ग्राउंड बाय द बॉडी। ये वाला किस पे लग रहा है? ऑन द बॉडी बाय द। बच्चों इसी तरह से इन दोनों के बीच में नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा कि नहीं? ये नीचे वाले पर, ये ऊपर वाले पर, इन दोनों के बीच में नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा कि नहीं? मान लेते हैं ये नॉर्मल R2 है और ये नॉर्मल R3 है। मान लेते हैं R2 R1 निकालना है, R1। तो R1 निकालने के लिए स्मार्टनेस लगा हमको अप्लाई करनी है। क्या स्मार्टनेस दिखानी है? स्मार्टनेस ये दिखानी है कि R1 निकालना है तो एक लाइन में R1 आ जाए, R2 R3 ग्रुप बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। ये बताओ अब मैं कितना सिस्टम मानूं? पूरा तीनों को ले ले सिस्टम, क्योंकि R2 R3 को कैसा रखना है? इंटरनल। तो इन दोनों को अगर चिपका दोगे तो R3 इंटरनल हो जाएगा, और इन दोनों को सिस्टम में ले लोगे तो R2 इंटरनल हो जाएगा। तो तीनों को ही सिस्टम में ले ले। इसका मतलब है R1 निकालने के लिए हम तीनों ब्लॉक को सिस्टम में ले ले। ऐसे ये समझ लो, ये हमारा सिस्टम है इतना। तो अब ये एक बॉडी की नजरों से देखो इसको, मुझे तो 3 नजर ही नहीं आ रही है, एक नजर आ रही है। तो अब मैं देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल वही बात है। तो यहां से लग रहा है ग्राउंड से R1। मैंने क्या कहा? जिस सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम दिखाते हैं, बाय द सिस्टम नहीं। तो नीचे वाला कुछ बच्चे कैसे नीचे वाला नहीं दिखाया, मैं करता वही कंटाप मारे, रुला के रख देंगे यहीं पे। नीचे वाला है बाय द सिस्टम ऑन द ग्राउंड। मेरे को कौन से फोर्स दिखाने? जो ऑन द सिस्टम लग रहे हैं। हाँ, ऐसे तो सारे एक्शन रिएक्शन दिखाओगे, नेट फोर्स 0 ही रहेगा हमेशा, और पूरा वेट लगा देंगे। कितना हो गया बेटा? शाबाश। और मोशन है नहीं, एक्सेलेरेशन 0 है, तो सीधे फोर्स बैलेंस कर देंगे। R2 R3 कैसे हो गए? इंटरनल हो गए, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। यस पांडे, तुम समझ नहीं पा रहे हो बात बेटा? यस पांडे समझिए, बताओ भैया। अब ये बताओ वरुण झुनझुनवाला कि R2 निकालने के लिए सिस्टम कितना लोगे? ये सुन लो, R2 निकालना है, R1 R3 नहीं पूछा गया। वेरी गुड, वरुण जी ने यहाँ पर बता दिया, ऊपर वाली 2 बॉडी ले लेंगे। ऊपर वाली 2 बॉडी ले लेंगे तो R2 निकल आएगा। देखो ले लेते हैं ऊपर वाली 2 बॉडी। तो ऊपर वाली 2 बॉडी अगर हम ले लें बेटे, M और 2M, तो इधर से R2 ऐसे लगेगा। देखो इस वाली बॉडी ऊपर लगेगा कि नहीं? और ये पूरा सिस्टम मानेंगे तो वेट कितना लगेगा? शाबाश। एक्सेलरेशन कितना है बेटे? अब हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो न्यूटन लॉ लगा देंगे इसी सिस्टम के लिए। नहीं समझे? समझो यार, आज तुम बोलते नहीं हो, तुम बता रहे हो, तुम छुपे छुपे रहते हो। समझ गए ना? गुड। और R3 निकालने के लिए सिर्फ ऊपर की एक बॉडी ले लेंगे तो R3 इज इक्वल टू mg। तो कितना सरल है। यहां जो नॉर्मल आ रहा होगा ऊपर वाली बॉडी के वेट से आ रहा होगा, तो R3 इज इक्वल टू mg। यहां जो नॉर्मल आ रहा है ऊपर वाली दोनों बॉडी के वेट से आ रहा है, तो R2 इज इक्वल टू 3mg। और यहाँ जो नॉर्मल आ रहा है ऊपर वाली तीनों बॉडी के वेट से आ रहा है, तो R1 इक्वल टू। कितनी सिंपल बात है, अरे है कि नहीं? अब मैं यहाँ पर अगर 4000 बॉडी रख दूं तो नॉर्मल बता दोगे? कहीं का भी बता दोगे ना? पक्का। मैं दूसरा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, अब मैं थोड़ा चेंज करूंगा। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। एक थी लिफ्ट,
उस पे रखी थी कितनी बॉडी? एक का मास 2 किलोग्राम, दूसरे का, तीसरे का 5 किलोग्राम। जी की वैल्यू हमारी कक्षा में हमेशा कितनी? और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने एक्सेलेरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लिफ्ट, मतलब फ्लोर, लिफ्ट का फ्लोर एंड 5 kg। अब बस आपको अपने हिसाब से सिस्टम मानना है और न्यूटन्स लॉ लगाना है। अगर स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर देना तो लिख देना वी आर कंसीडरिंग दीज 3 बॉडीज एज वन सिस्टम, तब लिखना न्यूटन्स लॉ। आज वाली असाइनमेंट मिल गई सबको? तुम्हें नहीं मिली? क्यों नहीं ली तुमने? भेज दीजिएगा। हाँ, सर मुझे भी भेज दीजिएगा असाइनमेंट। भेज देंगे भेज देंगे। अच्छे से करो। सबने कर लिया? अरे शर्म ना आ रही तन्ने? कहाँ बताना है नॉर्मल? यहाँ बताना है बेटा। 5 kg वाली पे कैसा लगेगा ऊपर की तरफ? तो बताओ जरा किसको सिस्टम माने? केवल 5 को? पहले का क्या मतलब है? देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं मतलब मेरे हाथों तुम लोगों को खून ना हो जाए कहीं। यहाँ से क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। पूरा सिस्टम ले लो एक साथ, तो पूरा वेट क्या लग रहा होगा? 10। एक्सीलरेशन सिस्टम का क्या है? 2। बस न्यूटन आर ही तो चाहिए। यहाँ से खोल दोगे एक नॉर्मल और आ जाएगा, कोई मतलब है? बताओ भाई, हमें जरूरत ही नहीं है। सुनो, पहले और बाद में पता नहीं क्या लगाए हो। क्या लिखेंगे ऊपर की तरफ? आर। आप देखो कुछ बातें याद रखो। आर माइनस लिखेंगे। कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रखा है तुमको। एक्सेलरेशन इसीलिए कहते हैं बनाया करो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव। रेस्ट में आर माइनस 10g इज इक्वल टू कितना? 10। तो R इज इक्वल टू 10, G है 10, A है 2। मैं देखा ही के समझ नहीं पा रहे। पता नहीं क्या गलतियां कर रहे हो तुम लोग। बताओ, गलती करते रहोगे कैसे काम चलेगा? तीनों को सिस्टम क्यों माना समझ में आया ना? एक भी बॉडी को हटा देंगे
तो उन दोनों के बीच जिस बॉडी को हटाओगे उसकी वजह से जो नॉर्मल लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा बनानी पड़ेगी। बताओ भाई, इसी सवाल में अब मुझे बताओ 3 और 5 के बीच का नॉर्मल कैसे कितना होगा, ये वाला नॉर्मल बताओ, ये वाला 3 और 5 के बीच वाला। तो 3 और 5 के बीच का तो यहां से उड़ा दो सिस्टम, ऊपर वाले दो ले लो। चलो बताओ 3 और 5 के बीच का नॉर्मल क्या हो। हाँ, ये 2 है, ये 3 है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, R2 मान लेते हैं, 5G ऐसे लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, क्या लिखेंगे न्यूटन्स लॉ? R2 माइनस 5G, ये फोर्स हो गया बेटा, F इज इक्वल टू ma, 60 आ जाएगा ना? समझते नहीं, यस सर, गलत कर दे रहे हो, साढ़े चलो बताओ, ये m मास है, ये 2m मास है, ये 3m मास है, ये 4m मास है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4 है, मतलब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, एक की वैल्यू g/4 है। आपको अपने आंसर m और g के टर्म में लिखने हैं। अब आपको ये वाला नॉर्मल रिएक्शन बताना है R1, जो लिफ्ट से इस ब्लॉक पे लग रहा होगा। Normal reaction between lift and 4m block. सेवन पॉइंट फाइव mg। सही से बताना, एफबीडी साफ साफ बनाया करो तुम लोग। तुमने एक चीज ध्यान दी, हम सिस्टम प्रॉपर बनाते हैं, तुम लोग बिना एफबीडी बनाए, बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन मत करने की कोशिश करना। तुम लोग डायग्राम नहीं बना रहे हो, हवा में फायरिंग कर रहे हो। आज कर ले जाओगे, 3 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन बाद दर्द तकलीफ बढ़ जाएगी, बीमारी पाल रहे हो। बिना न्यूटन्स लॉ का सवाल बिना एफबीडी बनाए घोर अपराध है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्लियरली दिखना चाहिए कि मैंने इन 2 बॉडी को सिस्टम माना है, ये फोर्स लग रहा है, मैंने ये न्यूटन्स लॉ लिखा। इससे तुम समझ नहीं रहे हो, एकदम फौलादी हो जाएंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट, किसी भी धातु से कटेंगे नहीं। फिर कर लिया? अब कैसे करना चाहिए तुम देख रहे हो, मैं 1 लाख सवाल लगा चुका हूँ न्यूटन्स लॉ पे इस तरह के, फिर भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ सवाल में, और तुमने अभी 1 लाख तो छोड़ो 100 भी नहीं लगाए। यहां से देखो, ये पूरा सिस्टम मानेंगे हम, तो ये मैंने चारों बॉडी ऐसे बना ली। मैंने कहा मैं ये सिस्टम मान रहा हूं, यहां से लगेगा नॉर्मल, यहां से लगेगा 10 mg, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ये फोटो बननी चाहिए तुम्हारी कॉपी में। अब न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, नीचे जा रहा है, 2 ही फोर्स है, ये पॉजिटिव लिख लेंगे, ये नेगेटिव। क्या लिखेंगे? 10 mg, ये F हो गया, F इज इक्वल टू ma। m क्या लिखेंगे? पूरा मास है ना, 10 m।
ए की वैल्यू g/4 रख देंगे, 10 mg माइनस ए आएगा ये, 15 mg/2 इज द करेक्ट आंसर। गलती नहीं होती है इससे, सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे, है ना, ज्यादा डालो, कर लोगे भैया ये सवाल। अब मान लो हम तुमसे कहें यहाँ नॉर्मल बताना, यहाँ तो क्या लोगे सिस्टम, ऊपर के दो पकड़ लेना बस, पहले फोर्सेस बना लेना, एक्सटर्नल इंटरनल मत बनाना, और ए का डायरेक्शन बना लेना, फिर ए की डायरेक्शन देख कर न्यूटन लॉ लिख देना। बताओ टफ है क्या, ऊपर एक्सेलरेट करे डाल। अच्छा ये बताओ एक सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं कितना एक्सेलरेशन से मूव करूं कि यहां नॉर्मल 0 हो जाए, या सुनो ये फ्री फॉलिंग है, फ्री फॉलिंग है, यहां पर नॉर्मल निकालना है, चलो बताओ कितना नॉर्मल लगेगा, निकालो न्यूटन लॉ लगाओ। ये सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है तो ब्लॉक और लिफ्ट के बीच का नॉर्मल क्या होगा, निकालो निकालो निकालो। अरे एफबीटी बनाओ, न्यूटन लॉ लिखो, खुद ही आ जाएगा, काहे इतना दिमाग लगा रहे हो जब दिमाग है नहीं। आज एसी की कदर समझ में आ रही बोली, पर दरवाजे खोलने से काफी रिलीफ। जीरो आएगा ही, और क्या। देखिए ब्लॉक बनाया, ये नॉर्मल बनाया, ये एमजी बनाया, और ए की वैल्यू अगर फ्री फॉल है तो क्या होगी, जी होगी। तो न्यूटन लॉ लिखेंगे mg माइनस एन इज इक्वल टू ma, एन आ जाएगा mg माइनस ए, और ए की वैल्यू किसके, जी के बराबर है, तो नॉर्मल क्या होगा, 0। मतलब वही है कि जैसे जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है ना, देखो यहाँ पर सिस्टम डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो जी की जगह पे जी माइनस ए आ जाता है। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता है वैसे वैसे अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है लिफ्ट, तो नीचे का नॉर्मल घट जाता है। अगर तुम प्रैक्टिकली फील करो, जब लिफ्ट में तुम बैठते हो, लिफ्ट ऊपर जाती है शुरू में, तो शुरुआत में लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड होता है तो पैरों पे प्रेशर ज्यादा महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, देख लेना। और जब लिफ्ट रुकने वाली होती है तो डी एक्सेलरेट करती है, उस वक्त एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है। जब रुकने वाली होती है तो हल्कापन महसूस होता है, ऊपर जाके जब रुकने वाली होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो नॉर्मल वेट से कम होता है, इतना कम होता जाता है कि अगर फ्री फॉलिंग कंडीशन में आ जाए, अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का जी के बराबर हो जाए तो नॉर्मल क्या हो जाता है, 0। ऐसा समझ लो कि ये अभी मेरे हाथ को पुश कर रही, पर मैं अपने हाथ को अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करूं तो इसके और मेरे हाथ के बीच का नॉर्मल घटेगा। लेकिन अगर मैं ये हाथ को फ्री फॉल करा दूं तो हाथ के और इसके बीच में जो कांटेक्ट तो रहेगा पर नॉर्मल नहीं लगेगा, बिकॉज नॉर्मल 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, जब मैं जी से ज्यादा करा दूंगा, तो जब जी से ज्यादा करा दूंगा तो कांटेक्ट ही छूट जाएगा, ये हवा में रह जाएगी, हाथ नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये जी से गिर सकती है, जी से ज्यादा से गिर नहीं सकती, और तुमने हाथ खींच लिया जी से ज्यादा एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? ये मत सोच रहे नॉर्मल निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव नहीं होगा, नॉर्मल लगेगा तो ऊपर लगेगा, निगेटिव कहां हो जाएगा। तो जी से ज्यादा अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा तो ब्लॉक और लिफ्ट के बीच में गैप होने लगेगा। समझ में आ रही बात? तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जब होता है तब नॉर्मल घट जाता है, और 0 कब हो जाता है, जब फ्री फॉलिंग लिफ्ट होती है तो नॉर्मल 0 हो जाता है। अगर किसी वेइंग मशीन में खड़े हो तुम और वेइंग मशीन फ्री फॉलिंग हो तो वेइंग मशीन तुम्हारी 0 रीडिंग दिखाएगी। तुम ट्रेन का पूरा डब्बा छत अपने सर पे रख के फ्री फॉल कर सकते हो, दिखा सकते हो शक्तिमान, नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सर पे रखा जरूर होगा पर नॉर्मल तो लगा ही नहीं रहा होगा, गिर रहे होगे तुम आराम से। बस ये सोचो जब जमीन पे गिरोगे तो क्या होगा, अरे तो ऊपर भी चढ़ जाओगे तब भी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक, तो चलिए ये आप सिस्टम बाउंड्री मेथड सीख रहे हैं, मल्टीपल बॉडी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है।
तो यहाँ पर हमको बस ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अपनी जरूरत के हिसाब से। हम देखेंगे कौन सी चीज हमसे पूछी गई है, तो ऐसा सिस्टम माने कि बस यही चीज आए, बाकी लोग हमें बिल्कुल इक्वेशन में नजर ना आए। तो एलिमिनेट करेंगे, इंटरनल फोर्स बनाएंगे बहुत सारे फोर्सेस को जिनकी जरूरत नहीं है। यहां पर भी अगर फ्री फॉलिंग हो ना, तो जितने भी नॉर्मल है सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, सारे नॉर्मल जीरो हो जाएंगे। अभी अभी हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। ये m मास का, ये 2m मास का, ये 3m मास का। यहां से एक फोर्स लग रहा है F = 5 mg। अब हमने कहा फाइंड आउट एक्सेलरेशन। नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। और वो कैसे करेंगे, ध्यान समझो, एक सवाल में समझाता हूं। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर हमको इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम फोर्सेस के दो कंपोनेंट करेंगे, एक प्लेन के अलोंग, एक प्लेन के परपेंडिकुलर। यही तो दो करेंगे। सबसे पहले टू फाइंड द एक्सेलरेशन, टू फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कौन सा कितना सिस्टम मानेंगे। तो हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरा सिस्टम मान लिया, पूरा सिस्टम मान लिया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो अब ये जो पूरा सिस्टम मैंने मान लिया है, इससे फायदा ये हुआ कि इनके बीच में जो यहां नॉर्मल लगेंगे ना, ये वाले, बताओ लगेंगे नहीं, ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। अब मुझे ये एक बॉडी नजर आ रही है, इस एक बॉडी का मास 6m है, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, 6 mg sin 30, और इधर की तरफ क्या लगेगा, 5m लगेगा कि नहीं। ये वाले फोर्स मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल है तीनों की तीनों इंक्लाइंड प्लेन से, R1 R2 R3। ये mg cos थीटा, 2 mg cos थीटा, 3 mg cos थीटा, पर उसकी जरूरत नहीं। मुझे प्लेन के अलोंग क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि मुझे ब्लॉक्स के बीच के नॉर्मल निकालने हैं और एक्सेलरेशन निकालना है। इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल नहीं निकालने, और इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल पूछे भी जाते तो बड़े आसान है। इसका नॉर्मल mg cos थीटा हो जाता है, इसका नॉर्मल 2 mg cos थीटा, इसका नॉर्मल 3 mg। इंडिविजुअल देख लेते। अब आप ये देखो, इस पूरे को सिस्टम मान लिया मैंने, ये पूरे को सिस्टम मान लिया। बात समझ में आ रही बच्चों, तीनों को मिला के सिस्टम मान लिया। इसलिए मान लिया कि इन दोनों के बीच का ये जो नॉर्मल है और ये जो नॉर्मल है, ये सब इंटरनल फोर्स रहे, ये सब इक्वेशन को डिस्टर्ब ना करें। अब आप देखो, दो ही फोर्स दिख रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ मैंने जो लगा रखा है 5 mg, और एक इनके वेट का एक कंपोनेंट दिख रहा है 6 mg sin 30। कॉस वाला नहीं दिखाया मैंने, इधर की तरफ तो sin 30 आता है ना, अगर ये वाला थीटा 30 है। अरे बताओ भैया। अब हम देखेंगे कौन सा फोर्स बड़ा है, सिस्टम किस तरफ मूव करेगा। तो 5 mg बड़ा है 6 mg sin 30 से, बड़ा है नहीं। 5 mg बड़ा है तो सिस्टम को किधर जाना चाहिए, प्रॉपर एरो बनाएंगे, क्योंकि इसी को देखकर हम न्यूटन लॉ लिखने वाले। अगर ये हम नहीं बनाएंगे, मन में सॉल्व करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल तो गलती हो जाएगी। अब हमने ये देख लिया, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, फोर्स नजर आ रहे हैं। बस अब तो कोई भी कक्षा 2 का बच्चा भी देख के लिख देगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फोर्स लिखेंगे, तो ए ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव लिखेंगे, -3 mg है ना। ये फोर्स हो जाएगा, सिस्टम का मास 6m है इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3 एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम पूरा सिस्टम, बताओ बच्चों। नहीं बताएंगे। अब देखो एग्जाम्पल कम कराएंगे हम, 10 एग्जाम्पल नहीं कराएंगे इसके, ठीक है। पहले क्या होता था, अप्रैल में शुरू कर देते थे, तो न्यूटन्स लॉ आते आते जून में न्यूटन्स लॉ शुरू हो जाता था, जून आते आते काइनेमेटिक्स खत्म हो जाती थी। आराम से एक एक कॉन्सेप्ट पे 10-10 एग्जाम्पल कराते थे, 12-13 लेक्चर न्यूटन्स लॉ पढ़ाते थे। अभी समय का अभाव, कॉन्सेप्ट कराएंगे, 2 एग्जाम्पल कराएंगे, प्रैक्टिस शीट तुम्हें देंगे, तुम प्रैक्टिस करो घर पे जाकर, समझ रहे हैं ना। तभी तो 6 क्लास में न्यूटन्स लॉ खत्म होगा, नहीं कैसे हो जाएगा 7 क्लास में, 15-12 क्लास के टॉपिक। क्वेश्चन
कॉन्सेप्ट तो कम कर नहीं सकते, आज अब की बार सूडो फोर्स नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते, फ्रिक्शन नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस शीट थोड़ी सी बड़ी रहेगी आपके लिए, क्लासरूम प्रॉब्लम्स की संख्या थोड़ी कम होगी, इसलिए ज्यादा बातें एक ही सवाल में समझ जाओ। एक बात समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। एक हम करके दिखाएंगे, एक तुमसे करवाएंगे, बस एक हम करके दिखाते जाएंगे, एक तुमसे करवाते जाएंगे। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ जाने के बाद वही स्टोरी पुरानी, मान लो हमसे कहा गया बेटा ये वाला नॉर्मल चाहिए हमको, ये वाला, तो जो नॉर्मल चाहिए वहां से उड़ा दो। अरे एक्सटर्नल बनाना है ना, यहां से ब्रेक कर देंगे, या तो ऊपर वाले 2 ले लो या नीचे वाला 1 ले लो। तो मैं ऊपर वाले 2 ले लेता हूं। तो ऊपर वाले 2 में एक 2m है, एक 3m है, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 5 mg sin 30, और एक लग जाएगा नॉर्मल ऐसे n1 लग जाएगा ना। ये फोर्स नहीं लगेगा, ये तो m पे लग रहा है ना भाई। 2 बॉडी का मास है 5 m, तो वेट हो गया 5 mg, तो वेट का कंपोनेंट हो गया 5 mg sin 30, और m वाले से 2m वाले पे ऐसे नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा दिया। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है यहाँ पर वो इंटरनल हो गया, उसको कंसीडर नहीं किया। और एक्सेलरेशन तो वही है सभी का, इक्वल है टू, कितना आया है g/3 आया। अब न्यूटन लॉ लिख देते हैं, n1 माइनस, तो ऊपर की तरफ देखो a बनाना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दिस माइनस दिस लिखेंगे कि दिस माइनस दिस, है ना। तो हमें दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो n1 माइनस दिस लिखेंगे, तो n1 माइनस 5 mg sin 30 इज इक्वल टू 5 mm। मास कितना है 5, ऐसे अप्लाई करेंगे। बताओ बेटा, इसी तरह से अगर यहां ब्रेक करना है तो यहां से ब्रेक कर देंगे, ये n2 आएगा, तो n2 ऊपर लगेगा और 3m मास बचेगा, 3 mg sin 30 नीचे लगेगा। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, n2 माइनस 3 mg sin 30 इज इक्वल टू 3m, n2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ऐसे कर लेंगे, लिख लो। आदित्य पूछ लेना कोई चीज ना समझ आए। चलो एक 3 mg फोर्स यहां से लगाया है, m 4m 5m 3 मासेस कांटेक्ट में, एक्सेलरेशन बताना है और m और 4m के बीच का नॉर्मल बताना है। वही सब बताना, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताना है और m और 4m के बीच का नॉर्मल बताना है। M4M
m और 4m के बीच का नॉर्मल निकालना है। हेलो, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखो पूरे को सिस्टम मान लिया, यहां से फोर्स लग रहा है 3 mg, पूरा मास 10 mg है, तो 10 mg sin 30 हो जाएगा। ये बड़ा है डाउनवर्ड वाला, इस बार अपवर्ड छोटा है, तो ब्लॉक्स डाउनवर्ड आएंगे। क्या न्यूटन्स लॉ लिखेंगे? 10 mg sin 30 माइनस 3 mg। बताओ, यही तो लिखेंगे इस बार, इज इक्वल टू 10 ma। ये आ रहा है 5 माइनस 3 टू g/5। अब यहां से ब्रेक कर देते हैं, यहां से, यहां नॉर्मल चाहिए, नीचे वाला ले रहे हैं इस बार, ठीक है? तो नीचे वाला m ले रहे हैं, तो m का केवल लगेगा mg sin थीटा, यहां से नॉर्मल लगेगा ऐसे, और ये लग रहा है 3 mg, इस पे, इसी पे तो लग रहा है ये 3 mg, और डाउनवर्ड आ रहा है g/5 से। सभी का एक्सेलरेशन सेम है ना? ये FBD समझ आ रहा है ना? ये वाला नॉर्मल हमें चाहिए नहीं, mg cos थीटा, और प्लेन वाला नॉर्मल बनाया नहीं इसलिए। अब डाउनवर्ड आ रहा है, तो देखो देखो, जब मल्टीपल फोर्सेस बढ़ते जाते हैं ना, तो ए का डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। अब नीचे आ रहा है, तो एक ये पॉजिटिव ले लेंगे, ये पॉजिटिव, तो n1 प्लस, और ये माइनस ले लेंगे, ये f हो गया। देखो इज इक्वल टू कितना है, ma हो जाएगा, a की वैल्यू पुट कर दो, n1 आ जाएगा। देख रहे हो, यहां पर आपको थोड़ा सा फील होने लगेगा कि हाँ यार, a का डायरेक्शन देखना सब जरूरी है। क्यों नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव वहां आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर डायरेक्शन सही मानी तो नेगेटिव क्यों होगा? डायरेक्शन पलट तो सकती नहीं नॉर्मल की, पुश ही करेगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या गलती कर रहे हो। पुराना वाला मास ले लिया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आदित्य समझ पा रहे हो बेटा? भाई डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो डाउनवर्ड दो फोर्स लग रहे हैं, पॉजिटिव लिख दिए, उल्टा लग रहा है नेगेटिव लिख दिया, इक्वल टू ma। ये f हो गया पूरा का पूरा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कार्तिकेय समझ रहे हो? अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा, समझ गए ना इतनी बातें? अब देखो कभी कभी कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम पे क्वेश्चन बनता है। आज की क्लास का लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तुम ऐसा सोचो, एक रॉड दी है, लंबी सी एक रॉड दे देगा, रॉड है जिसकी लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर है, और मास मान लेते हैं 10 किलोग्राम है, या मास 8 किलोग्राम है। टोटल पूरी रॉड है, 4 मीटर लंबी रॉड है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी है। यहां से एक फोर्स हम पुश कर रहे हैं, और ये फोर्स लगा रहे हैं हम 80 न्यूटन, और यहां से एक फोर्स पुश कर रहे हैं, और ये हम फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन। चलो, और ये रॉड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी है, या एक कोई ब्लॉक है, बोर्ड टाइप कुछ भी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ, यहां से 4 मीटर है, तो 3 मीटर डिस्टेंस अगर इधर देखें तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो पहला सवाल है, बॉडी के अंदर किसी लेयर पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो आप बिल्कुल ऐसे समझो ना यार। आप कुछ बच्चे कहते सर नॉर्मल कहाँ होगा, बॉडी तो एक ही है।
क्यों भाई, एक बॉडी है, मैं इसको ऐसे पुश करूंगा तो इसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर एक दूसरे को पुश करेंगी ना। तो 3/4m 3/4m हो जाएगा। एम आई नहीं, यहाँ पे 3 मीटर है ये। ठीक है, सुनो, मास 8 kg, 6 kg हो जाएगा। कितने का? 6 kg हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था कि कॉन्सेप्ट वही है कि नहीं है? यस क्यों वही है? क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ नॉर्मल कैसे को, तो ऐसे फील करो ना कि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये सोचो ना, ब्रेक करके देखो ना, एक बॉडी दूसरी बॉडी तो पुश नहीं करेगी इसको। ओफो, करेगी कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको एक बॉडी की नजरों से देखो, सोचो 2 बॉडी कांटेक्ट में रखी है भाई, जुड़ी है, बात तो वही है। तो जब इधर से पुश करोगे, इधर से पुश करोगे, तो किसी भी इंटरनल लेयर पे नॉर्मल रिएक्शन पूछ सकता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्सेलेरेशन निकालोगे, पूरा सिस्टम ले लोगे। तो पूरे सिस्टम पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 80 - 40 इज इक्वल टू ए, इधर है कितना, 8 है। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आएगा कि नहीं? अब सुनो, कॉन्टिन्यूअस बॉडी है ये, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसका ये मतलब होता है, आधा रॉड करोगे तो मास आधा हो जाएगा, 1/10 लेंथ कर दोगे 1/10 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो या तो इतना सिस्टम ले, राइट वाला या लेफ्ट वाला इतना, यही तो सिखा रहा हूं मैं उतनी देर से आपको। तो बस ये फर्क इतना है कि हम बॉडी को मतलब अभी तक क्या था, मल्टीपल बॉडी थी, हम उनमें से 2 या 1 या 4 बॉडी को सिस्टम मान रहे थे। यहाँ पर एक बॉडी को हम ब्रेक करके उसके एक पोर्शन को सिस्टम मान रहे हैं। अपना सिस्टम, हम पूरी बॉडी को अपना सिस्टम नहीं मान रहे, हम बॉडी को एक टुकड़े को सिस्टम मान रहे हैं। तो अब यहाँ पे जहां नॉर्मल, क्योंकि हमसे इंटरनल नॉर्मल पूछा है ना, इसलिए हम मजबूर है। तो जहां पे नॉर्मल पूछा गया है वहां से ब्रेक कर दो। तो यहां से हमने ब्रेक किया मन में, काट के अलग नहीं करना है, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ये अलग से, मतलब ऐसा नहीं, ब्रेक कर दोगे तो दिखाना पड़ेगा। हाँ दिखाना पड़े, कॉपी में ब्रेक करना, ठीक। तो हम बताओ, राइट वाला ले कि लेफ्ट वाला ले? चलो लेफ्ट वाला ले ले। लेफ्ट वाला हमने 3 मीटर ले लिया। अब आप देखो, 4 मीटर का मास है 8 kg, तो 1 मीटर का मास कितना होगा, 2 kg पर मीटर। इसे कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अब क्या तीसरी कक्षा की मैथ भी पढ़ानी पड़ेगी? तो 3 मीटर का मास कितना हो जाएगा, 6 kg। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 6 kg। यहां से नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा कि नहीं? क्योंकि ये वाला टुकड़ा इसको ऐसे पुश कर रहा होगा, इधर से इधर लग रहा होगा, और इधर से फोर्स कितना लग रहा है, 80, और एक्सेलेरेशन 5 है। तो अब हम लिख लेंगे 80 - n इज इक्वल टू 6a। n आ जाएगा 80 - 30, 50 न्यूटन आ जाएगा। ये मैंने जानबूझ के डिजिट्स में सॉल्व कराया है ताकि टफ महसूस ना हो। इसी को सिंबल में दे देता है जेई में, जेई का क्वेश्चन है ये, जेई वाले सिंबल में देते थे L, X, M, तो देखने में टफ लगता है। देखो कैसे टफ लगता है। जैसे आपको ऐसे देगा, कहेगा एक रॉड है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास m है, लेंथ l है, यहाँ से फोर्स 2F लग रहा है, यहाँ से F लग रहा है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, कुछ नहीं है। तो अब सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन लिख लो, तो 2F - F इज इक्वल टू ma। तो a आ जाएगा F/m, आएगा कि नहीं आएगा? पूरा सिस्टम ले लिया हमने, पूरे का मास m है। फिर हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये नॉर्मल हमसे पूछा गया है, इधर x है, इधर L - x होगा। कोई एक सिस्टम मान लो, लेफ्ट वाला मान ले। अरे कोई दिक्कत है? तो लेफ्ट वाले की लेंथ कितनी है, x। तो L मीटर का मास m है, तो 1 मीटर का मास कितना होगा, m/l। तो x मीटर का मास कितना होगा, m/l इंटू x। अरे होगा कि नहीं? यूनिटरी मेथड सिंपल भैया, ठीक। तो इस वाले का मास कितना है, m/l इंटू x, इतना मास है। इधर से फोर्स कितना लग रहा है, 2F, इधर से क्या लग रहा है, नॉर्मल। तो भैया न्यूटन्स लॉ कैसे लिखेंगे, a की डायरेक्शन राइट है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, तो 2F - n इज इक्वल टू m/l इंटू x, ये मास इंटू एक्सएल, और a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो F/m, x के टर्म में आ जाएगा। अंतर यह है कि ये हमने न्यूमेरिक वैल्यूज में दिया है ताकि तुम 11th के हो तो तुम्हें थोड़ा सरल लगे चीजें, टफ ना लगे। देखो ना, सिस्टम बाउंड्री मेथड यहाँ भी लगाया है। जब एक्सेलरेशन निकालना था तो पूरी रॉड को सिस्टम में लिया, जब इंटरनल नॉर्मल जहां से निकालना वहां से खचाक उड़ा दिया। अब आज तुम देखो, हमने एक ही कॉन्सेप्ट पे बात की है, कितने सारे वेरिएशन है और कितने और बनाए जा सकते हैं, कितने सारे वेरिएशन।
तो इसलिए आपको समझना जरूरी है इस चैप्टर को। कोई नया फॉर्मूला बताया हमने तुम्हें? F बराबर ma ही चल रहा है, FVD बनाते जा रहे हो, F इक्वल टू ma लगाते जा रहे हो, और आज नहीं चलेगा, महीना भर यही चलेगा। हर रोज नई चीजें सीखेंगे, अप्लाई करना, लेकिन फॉर्मूला यही लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma, तब तुम्हें न्यूटन के फॉर्मूले की ताकत समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम क्विज, हमने 4 क्विज तैयार कर दिए हैं आपके लिए, आज टाइप हो जाएंगी, फोटोकॉपी हो जाएगी। अगली क्लास से आपको 5 से पौने 6 क्विज 40 मिनट की 15 क्वेश्चन की क्विज मिलेगी आपको। ठीक है, और जो बच्चे 3 बजे आएंगे, 3 से 3:30 के बीच में हम कुछ डिस्कस किया करेंगे, 3:30 से 5 फिजिक्स की क्लास लिया करेंगे। ठीक है, जैसे 3-5 तक सब लोग आ जाते हैं तो क्विज हम उसी चैप्टर से रिलेट, अभी तो मैंने काइनेमेटिक्स की बनाई है, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की क्विज रखेंगे। उस क्विज में बेसिकली हम एस सी वर्मा के क्वेश्चन, बोर्ड से क्वेश्चन सब डाल देंगे, तो जो तुम्हारे डाउट्स आउट है सब उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन वो क्विज आपको करनी क्लास में ही पड़ेगी। ठीक ठीक है, दैट्स ऑल। डिस्कशन करना अलाउड? हाँ, डिस्कशन कर सकते हो, अगले दिन डिस्कस करें। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। केमिस्ट्री क्लास इसी पे होगी, आधा घंटे में शुरू होगी, तो आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हो आप लोग शाश्वत, और इसी लिंक पे आ जाना। ठीक है, मोबाइल लगा रहेगा। हाँ? हाँ, शाश्वत भी तो है, शाश्वत है, सार्थक कह रहा था हम साइकिल से गिर गए और मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल वाले को बहुत चोट आई। सर चोट नहीं आई है सर उसको। चोट नहीं आई सर, जिसने टक्कर मारी थी वो तो निकल गया ना। अच्छा, वो निकल गया, हमें लगा उसको चोट आ गई, इसलिए तुम दुख मना रहे हो। नहीं सर, नहीं, शाश्वत को थोड़ी हल्की फुल्की हाथ में आई। ठीक सर है, हाथ में थोड़ा, सर अगली क्लास तक सही हो जाएगा। समझ आई तुमको आज की क्लास? यस। ठीक ठीक, फिर तो बढ़िया है। चलो ठीक। और पानी भर लाना बॉटल। चलो, एक उसको दे देना, कार्तिकेय बैठा पीछे पतला सा सफेद शर्ट पहन के। ठीक, ये 6 फोटो बैठे नहीं रहती है। 9.9 उसमें स्कैन पानी भी नहीं पानी खत्म हो गया। इसने खत्म किया तो आधे
भाई रिमूव कर दे बात कर देना कहाँ था मेरे लिए सेट कराना देखना यहाँ नहीं है तो ये क्लास में आता है ऐसे देखता है यहाँ पे अभी 8.5 आज बाहर निकल